चलिए, पॉलिटी में हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे। संविधान की इस विकास यात्रा में हम आपको इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ा रहे हैं। हमने आपको इलेक्शन कमीशन के पहले लेक्चर में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविज़न गिवन है उसके विषय में बहुत अच्छे से समझाया। हमने साथ साथ में उन पॉइंट्स को जस्टिफाई करने के लिए उनका एनालिटिकल एंगल भी प्रेजेंट किया। हमने आपसे ये कहा कि अब हम इसका एक क्रिटिकल असेसमेंट करेंगे। क्रिटिकल असेसमेंट तक आपका माइंड उस मैच्योरिटी से पहुंचे, उसके लिए आज हम आपको एक केस स्टडी कराने जा रहे हैं। केस स्टडी में दिल्ली के इलेक्शंस को एज अ केस स्टडी यूज़ किया जाएगा, लेकिन इसके माध्यम से बहुत सी प्रक्रियाओं पे चर्चा होगी। इलेक्शन कमीशन उसके प्रोविजंस का प्रैक्टिकल एनालिसिस होगा। हमने थ्योरेटिकली सारी चीज़ें कल के लेक्चर में पढ़ी, इस लेक्चर में हम उसको प्रैक्टिकल एनालाइज करेंगे। किस तरह से पार्टीज ग्राउंड में इलेक्शन पर्पसेस के लिए काम करती हैं, कैसे मुद्दे कंसिडरेशन में रहते हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इनकी क्या जगह है, चुनाव किस तरह से लोकतंत्र को सार्थक बनाते हैं, इन सभी पहलुओं को इस लेक्चर के माध्यम से समझेंगे। इस लेक्चर के बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उस लेक्चर में हम क्रिटिकल असेसमेंट के वाया गुजरेंगे, ताकि आपकी अच्छी मजबूत पकड़ इस टॉपिक पे बन जाए आज के लेक्चर के माध्यम से। तो इस लेक्चर को हम दिल्ली के इलेक्शन को पृष्ठभूमि बना करके समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, दिल्ली में अभी चुनाव हुए हैं, चुनाव के नतीजे आए हैं, इस पे हमें चर्चा करनी अनिवार्य बनती है। आपके थॉट प्रोसेस बिल्डअप होंगे, आपको पता लगेगा देश भर में इस वक्त क्या चल रहा है, और ये चर्चा हमारी निराधार नहीं रहेगी। हम इस पे चुनाव आयोग का भी जिक्र करेंगे, इलेक्शन कमीशन को भी समझेंगे। हालांकि हमारे पॉलिटी के लेक्चर्स में हमने इलेक्शन कमीशन अच्छे से समझाया है, आज भी बात करेंगे उसकी। पहली बात खड़ी होती है कि हमने इसे उठाया क्यों, मुद्दे को, हम चुनाव पे चर्चा क्यों कर रहे हैं। दिल्ली चुनाव की बात एक अलग है, हम चुनाव पे चर्चा क्यों कर रहे हैं। देखिए, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, और सिविल सर्विसेज की तैयारी में जिस पोस्ट पे आप अपॉइंट होने वाले हैं, वो पोस्ट को एक बहुत बड़ी पोजीशन प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशन करता है। आप कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा एम्पावर्ड होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे। यही कारण है कि आप फुल सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी के साथ अपना काम कर पाएंगे। इसलिए संविधान का रक्षण करना है आपको। ये क्यों हो पाता है आप जानते हैं? क्योंकि देश में लोकतंत्र है, और वो लोकतंत्र इसीलिए है क्योंकि संविधान है। अब संविधान इस लोकतंत्र को ज़मीन पर उतारता कैसे है? ज़मीन पर लाना पड़ता है ना इसे। उसे ज़मीन पर लाने के लिए उसके कई सारे प्रोविजंस हैं और कई तरह के मशीनरीज़ हैं। उन प्रोविजंस में से एक प्रोविज़न इलेक्शन है, और उन मशीनरी में से एक मशीनरी इलेक्शन कमीशन है। इसलिए लोकतंत्र के लिए हमें ये पढ़ना है। चुनाव तो आधार है लोकतंत्र का। किसी से भी पूछें कि भाई डेमोक्रेसी क्या है, तो वह तो कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट फॉर द पीपल, गवर्नमेंट बाय द पीपल। ये तो सबको पता है बचपन से। लेकिन ये कैसे हुआ? चुनाव से हुआ। चुनाव ही हुए हैं दिल्ली में। चुनाव एक प्रक्रिया है, ये एक बात है। ये इलेक्शन कमीशन को पढ़ लेंगे, उसके प्रोविजंस पढ़ लेंगे, चुनाव के नतीजे पढ़ लेंगे, लेकिन कोई प्रक्रिया किन चीज़ों से प्रभावित हो रही है, इस पे भी तो डिपेंड करता है कि लोकतंत्र कैसा है। एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया क्या है? वर्षा होती है। कब होती है? जब कंडेंसेशन होती है। कंडेंसेशन कब होती है? जब इवेपोरेशन होता है। तो इवेपोरेशन होती है, कंडेंसेशन होती है, वर्षा होती है। ये तो हो गई एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस। लेकिन ये प्रक्रिया कैसे घटित हो रही है? इस प्रक्रिया को तेज या कम करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें जिम्मेदार हैं, और उनमें अब क्या परिवर्तन आ रहे हैं? तो ग्लोबल वार्मिंग भी तो पढ़नी ज़रूरी है। उसी का सीधा संबंध है ना वर्षा के साथ। उसे समझे बिना तो कोई फ़ायदा ही नहीं पढ़ने का। तो ठीक है, चुनाव हो गए और चुनाव कराया एक संस्था ने, लेकिन चुनावों को क्या क्या मुद्दे प्रभावित कर रहे हैं? देश में चुनाव का मूड कैसा रहा? पार्टियां कैसे उतरी ज़मीन पर? कैंडिडेट ने किन संसाधनों का इस्तेमाल किया, किन शब्दों का इस्तेमाल किया? जनता का मूड क्या रहा? ये नहीं समझेंगे तो चुनाव से क्या समझे? नतीजे क्या बतलाते हैं? नतीजे केवल किसी को जिताते या हराते नहीं हैं। नतीजे कुछ बतलाते हैं। क्या बतलाते हैं? कि ये जीता और वो हारा। नतीजे खुद कभी किसी को जिताते या हराते नहीं हैं। नतीजे ये बताते हैं कि ये जीता और हारा
तो बताया फिर उसने क्या कि इसकी प्रक्रिया, इसके ये कामकाज, इसकी ये नीतियाँ जीती, इसकी प्रक्रिया, इसके ये कामकाज, इसकी ये नीतियाँ हारी। तो फिर जीत हार में जीत हार के आंकड़े ना पढ़ें, जीत हार में जीत हार की नीतियाँ, प्रक्रिया और कामकाज पढ़ें। इसके लिए ये चर्चा का विषय तो बनता है और हम करेंगे। और उसी परिदृश्य में दिल्ली का चुनाव देखते हैं। चलिए, अब चुनाव की जब बात आई है तो मैंने बताया एक चीज़ होती है, एक है प्रक्रिया, वो है चुनाव, और एक है मशीनरी, वो है चुनाव आयोग। तो चुनाव आयोग की बात आई है तो चलिए समझेंगे, दिल्ली के चुनाव का विश्लेषण भी करेंगे, पर यह भी समझ लें कि चुनाव आयोग कैसे कार्य कर रहा है। तभी तो लोकतंत्र समझ आएगा जब हम उन प्रक्रियाओं को समझेंगे। चुनाव आयोग संविधान में दिए हुए सभी अलग अलग पार्ट्स में से पार्ट 15 का हिस्सा है, यानी कि अध्याय 15वें में आता है। ये 15 ऐसे लिखा जाता है तनीषा, ये आई होप यू नो। तो पार्ट 15 का पार्ट है, ऐसा पूछा जाता है। आर्टिकल 324 से 329 तक आर्टिकल्स इलेक्शन कमीशन से डील करते हैं। चलिए मैं बारी बारी आर्टिकल पढ़ के सुना देता हूँ ताकि आपको कोई समस्या ना हो। विश्लेषण के साथ साथ आपके दूसरे कार्य भी सिद्ध होने चाहिए, लोकतंत्र समझ आ जाएगा। आर्टिकल 324 क्या कहता है? सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस टू बी वेस्टेड इन एन इलेक्शन कमीशन। ये इलेक्शन को सुपरिटेंड करते हैं, डायरेक्ट करते हैं और कंट्रोल करते हैं। ये आर्टिकल 324 कहता है। तो आर्टिकल 324 की शक्तियों के तहत ही चुनाव आयोग चुनाव कराता है। ये क्वेश्चन अक्सर आता है। आर्टिकल 325, नो पर्सन टू बी इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन और टू क्लेम टू बी इंक्लूडेड इन अ स्पेशल इलेक्टोरल रोल ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। ना तो कोई पर्सन इलेक्टोरल रोल से निकाला जाएगा इस आधार पर, रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स, और ना ही किसी को कोई स्पेशल प्रिविलेज दिया जाएगा इस आधार पर, रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। तो ये तो लोकतंत्र ही हुआ। आप धर्म के आधार पर, रेस के आधार पर, मूल के आधार पर यानी कि कास्ट के आधार पर, सेक्स के आधार पर किसी पे भेदभाव नहीं कर सकते। ये आर्टिकल 325 कहता है और यही लोकतंत्र की नींव भी है। क्योंकि चुनाव जब पहले हुआ करते थे, आज़ादी के पहले की अगर मैं बात करूं, तो रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स के बेसिस पर इलेक्टोरल रोल में नाम आते थे, और नहीं जैसे महिलाओं को वोटिंग के राइट नहीं थे। ये सबसे बड़ी बात। रिलीजन के बेसिस पे सेपरेट इलेक्टोरेट कॉन्स्टिट्यूएंसीज दी जाती थी। आई बात समझ में? रेस के बेसिस पर नॉन यूरोपियंस को वोटिंग का राइट नहीं था अफ्रीका में। इस तरह के बहुत सारे भेद होते हैं जो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स के बेसिस पे होते थे, जो अब नहीं है। ये आर्टिकल 325 कहता है, यही लोकतंत्र का मूल है। आर्टिकल 326 कहता है कि इलेक्शंस टू द हाउस ऑफ द पीपल यानी कि लोकसभा, एंड टू द लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा ऑफ द स्टेट्स टू बी ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। क्या बात है! जो भी चुनाव लोकसभा के लिए होंगे यानी कि पार्लियामेंट के लिए होंगे, और जो भी पार्लियामेंट नहीं, यहाँ पर लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल, और जो भी चुनाव स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभाओं के लिए होंगे, ये यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के तौर पर होंगे। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज मतलब जो भी 18 साल से ऊपर हैं सभी को वोट डालने का अधिकार मिलेगा। यानी कि कितनी प्रॉपर्टी है, कितना टैक्स पे करते हो, कितना रेंट पे करते हो, ये सब कंडीशनें आज़ादी के पहले थी। अब ऐसा नहीं है। 18 साल के ऊपर हो जाओ, आपकी देश में हिस्सेदारी है। 16 अक्टूबर 1989 से पहले ये 21 साल हुआ करता था, लेकिन राजीव गांधी के समय में संविधान संशोधन ला करके इसको 18 साल किया गया, 21 साल से कम करके। आई बात समझ में? आर्टिकल 327, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्शन टू लेजिस्लेचर्स। जो भी लेजिस्लेचर, यहाँ पर लेजिस्लेचर की बात की गई है, जो भी चुनाव, लेजिस्लेचर मतलब कि यहाँ पर लोकसभा से रिलेटेड बात हो रही है, पार्लियामेंट से रिलेटेड बात हो रही है, कि पार्लियामेंट को ये शक्ति दी गई है कि वो प्रोविजन बना सकते हैं चुनाव से जुड़े हुए। और वहीं पर आर्टिकल 328 में लेजिस्लेचरों को भी शक्ति दी गई है, पावर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्शन टू स्टेट लेजिस्लेचर्स। तो दोनों को शक्तियाँ दी गई हैं, चुनाव के रिलेटेड वो अपने कानून बना सकते हैं। आर्टिकल 329, बार टू इंटरफेरेंस बाय द कोर्ट्स इन द इलेक्टोरल मैटर। मतलब आपने कोर्ट पर रोक लगा रखी है कि वो इलेक्शन से जुड़े हुए इन मुद्दों पर इंटरफेयर नहीं कर सकता। किन मुद्दों पर? इन मुद्दों पर चुनाव आयोग की चुनाव कराने की शक्ति है। इलेक्शन में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे वोट होगा। पार्लियामेंट की पावर है चुनाव से जुड़े कानून बनाने की,
और विधानसभाओं की पावर है चुनाव से जुड़े कानून बनाने की। यानी कि इन मुद्दों पर कभी भी सुप्रीम कोर्ट इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, इसकी सुनवाई नहीं हो सकती, ये अधिकार अक्षुण्ण रखे गए हैं। और अगर चुनाव से जुड़ी हुई कोई आपत्ति है, चुनाव लोकसभा का, चुनाव राज्यसभा का, चुनाव राष्ट्रपति का, चुनाव उपराष्ट्रपति का, इनसे जुड़ी कोई आपत्ति है तो आप इलेक्शन पिटीशन दायर कर सकते हैं कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट्स को काफ़ी हद तक बाहर रखा गया चुनावी प्रक्रियाओं से। आई बात समझ में? आर्टिकल 324 के तहत हमारे देश में 25 जनवरी 1950 को ही इलेक्शन कमीशन का जन्म हो चुका था। यानी कि इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्टेंस में आया, देश में लागू हुआ। 26 नवंबर 1949 को एग्जिस्टेंस में आया था, 26 जनवरी 1950 को देश पे लागू हुआ था, इन्फोर्सेबल हुआ था। आई बात समझ में? तो 25 एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन का प्रावधान उसमें था, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तब से लेकर के लंबे समय तक 1952 में इलेक्शन कमीशन ने पहले आम चुनाव करवाए थे, 1952 के फर्स्ट आम जनरल इलेक्शंस। तब से लेकर के इलेक्शन कमीशन चुनाव कराता चला गया। अब 1989 में जब आपने उम्र 21 साल से घटा करके 18 साल कर दी थी तो ज़्यादा अतिरिक्त बोझ पड़ना था। इसकी वजह से 1989 में 16 अक्टूबर को इलेक्शन कमिश्नर एक्ट पास करके उसमें 2 इलेक्शन कमिश्नर और ऐड किए। पहले एक ही इलेक्शन कमिश्नर होता था, फिर 2 और ऐड किए। तो वो जो मेन इलेक्शन कमिश्नर है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी के 2 इलेक्शन कमिश्नर। 1990 में फिर से ये संख्या घटा करके 1 कर दी गई, लेकिन 1993 में ये फिर से 3 कर दी गई और तब से लेकर अब तक 3 ही चल रहे हैं। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, तीनों की शक्तियों में कोई अंतर नहीं, पर्क्स, सैलरीज, एमेंडमेंट्स में कोई फ़र्क नहीं। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक तरफ है और उधर से 2 इलेक्शन कमिश्नर एक तरफ हैं, कोई भेद आ जाए बात में तो तीनों के बीच में डिसीजन मेजॉरिटी से डिसाइड होगा, तीनों में डिसीजन मेजॉरिटी से डिसाइड होगा। यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को 2 इलेक्शन कमिश्नर में से किसी एक को अपने फेवर में लेना ही पड़ेगा, ताकि चुनाव आयोग की भी प्रक्रिया लोकतांत्रिक हो। इसकी वजह से ये प्रोसेस रखा गया है। इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं? वही बंद लिफाफा, उनके हाथ में वारंट होता है, बस उसे खोलते हैं और बता देते हैं आप इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त हो गए हैं। यही इलेक्शन कमिश्नर्स तो केंद्र स्तर पर काम कर रहे हैं, राज्यों के स्तर पर भी तो काम करना है। राज्यों के स्तर पर काम करने के लिए होते हैं इलेक्टोरल ऑफिसर, जो कि एक IAS रैंक का पर्सन होता है। एक बारी जब इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हो जाएं तो फिर या तो 65 साल की उम्र तक या 6 साल का कार्यकाल होता है, 5 साल का नहीं होता, या 6 ईयर या 65 ईयर तक। उसके पहले या तो ये इस्तीफ़ा लिख के दे दें या फिर इन्हें निकाला जा सकता है। तो अब यहाँ पर कंडीशन आती है, कैसे निकाला जा सकता है? इनकी सैलरी, पर्क्स, अलाउंसेस और प्रोटेक्शन सारी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बराबर की हैं, और इन्हें निकालने के लिए वो कंडीशंस भी वही देनी पड़ेगी जो सुप्रीम कोर्ट के जज की है, और इन्हें निकालने की प्रक्रिया भी वही रहेगी जो सुप्रीम कोर्ट के जज की है। और सुप्रीम कोर्ट का जज कैसे निकलता है? इम्पीचमेंट की प्रक्रिया से, महाभियोग। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया और जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, इनको निकालने के लिए इम्पीचमेंट शब्द कभी प्रयोग ही नहीं हुआ। इम्पीचमेंट शब्द की किसी को निकालने के लिए प्रयोग हुआ तो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को। लेकिन वही वाली प्रक्रिया, वही इम्पीचमेंट प्रोसेस इन पे भी लागू होता है। मतलब अगर आपने जजेस को निकालना है, मतलब इलेक्शन कमिश्नर को निकालना है, तो आपको लोकसभा और राज्यसभा में स्पेशल मेजोरिटी से बिल पास करना पड़ेगा। मतलब कि लोकसभा में उस समय में जितने मेंबर प्रेजेंट और वोटिंग है उसका 2/3 मेंबर फेवर में हो, और जो लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ है उसका मिनिमम 50% हो। इन दोनों कंडीशन को मिला के बनती है स्पेशल मेजोरिटी। तो इस तरह से इनके टेन्योर को, इनकी सर्विस कंडीशन को, वर्किंग कंडीशन को सिक्योर रखा है। इनकी सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होती है। इनकी सर्विस कंडीशन को डेट्रीमेंटल नहीं किया जा सकता, और प्रूव्ड मिसबिहेवियर के नाम पर ही इन पे इम्पीचमेंट चल सकता है, एंड इनकैपेसिटी के नाम पर। ये 2 ग्राउंड दी गई हैं, मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, जो कि इतना आसान नहीं है। ये सब क्यों रखा गया? इन्हें एक ऑटोनॉमस बॉडी बनाने के लिए। तो इलेक्शन कमीशन ऑटोनॉमस भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल भी है। तो इट इज़ द ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये इनकी शक्तियों को परिभाषित करता है। तभी तो कोई डर नहीं है, तभी तो देखिए कितना दबाव होगा, कितना प्रेशर होगा, केंद्र की इतनी मजबूत सरकार, लेकिन फिर भी दिल्ली में निष्पक्ष चुनाव कराए। और सबसे बड़ी चोट कब पहुंचती है? जब हम चुनाव जीतने के लिए
संस्थाओं तक का हनन कर देते हैं, इंस्टीट्यूशंस तक को रौंद के रख देते हैं ज़मीन पे। यही अरविंद केजरीवाल थे, यही आम आदमी पार्टी थी। आपको याद होगा जब 2014 के चुनाव हारी है पूरे देश और बीजेपी जीती है, मतलब पूरे देश की विरोधी पार्टियां और बीजेपी जीती है, इन्होंने कहा था कि ईवीएम में गड़बड़ियां हैं। अब यहाँ पर एक बात याद रखना, बड़ी चालाक होती हैं पार्टियां। ईवीएम में गड़बड़ी और ईवीएम में टेम्परिंग में बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। टेम्परिंग होती है जब आप किसी मशीन में किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कुछ फेरबदल कर दें, और उद्देश्य लगभग इसमें नकारात्मक ही होते हैं, वो होती है टेम्परिंग करना। लेकिन गड़बड़ी तो किसी उपकरण में हो सकती है, ये तो इस माइक में भी हो सकती है। इसलिए बचने के लिए शब्द यूज़ करते थे, कुछ ईवीएम में गड़बड़ी की वजह से जीते, लेकिन कहने का भाव होता था टेम्परिंग। इलेक्शन कमीशन ने जब आया कहा कि आइए प्रूव करिए टेम्परिंग कैसे है, कभी किसी ने प्रूव नहीं किया। गड़बड़ियाँ तो हर मशीन में होती हैं, गड़बड़ियाँ इस मोबाइल में हैं, कैमरे में है, चार्जर में है, इस माइक में। टेम्परिंग हुई क्या? टेम्परिंग कोई प्रूव कर पाया क्या? ऐसा नहीं है। यानी कि हमने अपनी चुनाव के हार का ठीकरा फोड़ा जब हमारी गोवा में जमानतें जब्त हो गई, जब पंजाब में हम चुनाव हार गए, हमने कहा ईवीएम में गड़बड़ी, जब बाकी राज्यों में बीजेपी जीत रही थी ईवीएम में गड़बड़ी। लेकिन अब जब राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, दिल्ली में, हरियाणा में जब दूसरी सरकारें जीत रही हैं तो अब ईवीएम ठीक हो गई। वही चुनाव आयोग, भाइयों बहनों, ये वही इलेक्शन कमीशन है जो कई देशों को अपनी इलेक्शन कमीशन सर्विसेज देता है चुनाव कराने की। तो इसलिए हम जब संस्थाओं को इस तरह से मलाइन करते हैं, इंस्टीट्यूशंस को हम ये ध्यान रखें, इन्हीं इंस्टीट्यूशन के दम पर हम कल को चुनाव जीतेंगे। क्योंकि आगे अगर ये इंस्टीट्यूशन करप्ट होता, अगर लोगों की इस पर आस्था उठ चुकी होती, जैसा कि आपने कोई कोशिश नहीं छोड़ी थी, आपने पिछले 4 साल में कोई कोशिश नहीं छोड़ी थी कि इलेक्शन कमीशन से लोगों का मोह भंग हो जाए, अगर हो जाता तो आज आपके चुनाव का भी जश्न हम ना मना रहे होते। क्योंकि हमारे हृदय में तो यही होता, कहीं गड़बड़ी से तो नहीं जीते। लेकिन हम ये मान रहे हैं कि आप गड़बड़ी से नहीं, आप अपने सामर्थ्य से जीते हैं। क्योंकि हम तब भी मानते थे, आज भी मानते हैं कि इलेक्शन कमीशन एक इंस्टीट्यूशन है, और इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोटेक्टेड है, एम्पावर्ड है, इतना कमज़ोर नहीं है कि कोई भी सेंध लगा दे। और ये भी नहीं है कि किसी इंस्टीट्यूशन में गड़बड़ियाँ नहीं होती। इंस्टीट्यूशन में गड़बड़ियाँ ना होती तो सुधार के प्रावधान भी ना होते। कॉन्स्टिट्यूशन ने ही हर चीज़ के सुधार के प्रावधान दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट तक मामले जाते रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें सुधार करने की बातें की गई हैं। इलेक्शन कमीशन के पास शक्ति है कि वो प्रेसिडेंट को सुझाव दे सकती है किसी मेंबर की डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। लेकिन यहीं पर अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि मैं इस पर सुनवाई कर सकता हूँ। आई बात समझ में? तो कुल मिलाकर के सुधार करनी अलग बात है, इंस्टीट्यूशन में सुधार करना अलग बात है, लेकिन उसकी पूरी की पूरी एग्जिस्टेंस को ही डिनाई कर देना, ये कहकर कि ये केंद्र के अधीन चल रहा है, फिर उसी केंद्र के अधीन चल रहे इंस्टीट्यूशन के तहत आपको 62 सीट्स मिली हैं, छोड़ दीजिए, डिनाई कर दीजिए, नहीं करेंगे क्योंकि सुविधा की राजनीति है, यह गलत है। इस पे थोड़ा बात करेंगे केजरीवाल से, हमसे कभी मिलेंगे नहीं, अगर कभी लेक्चर सुन लिया तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आती है बात चुनाव, क्या क्या शक्तियाँ इनके पास? इनके पास एडवाइजरी पावर्स होती हैं, क्वासी जुडिशियल पावर होती हैं, इलेक्शन पावर्स होती हैं। यानी कि ये वही बॉडी है जो पूरे देश में चुनाव सुप्रीटेंडेंट कंट्रोल करती है। मैंने अभी बताया, यही लोग हैं जो इलेक्टोरल रोल बनाते हैं, जिसमें आप लोगों का नाम लिख करके आता है, वो जो पर्ची आपके घर आती है जिसमें बताया जाता है फलाने स्कूल में चली जाना वोट डालने सुबह इतने बजे, और वो पर्ची यही लोग बनाते हैं। यही लोग हैं जो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी का साइज़ डिसाइड करते हैं। इलेक्शन कमीशन किसके बेसिस पर? पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए एक कॉन्स्टिट्यूएंसी डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट के तहत, वो डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट के तहत कॉन्स्टिट्यूएंसियाँ तय होती हैं, और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने मेंबर ऐड होंगे, कितने निकलेंगे, वो भी यही डिसाइड करते हैं। हर बार ये रिवाइव करते रहते हैं इलेक्टोरल रोल को, क्योंकि नए मेंबर जुड़ते रहते हैं, आप लोग 18 साल के ऊपर होते रहते हैं। यही वो हैं जो चुनावी पार्टियों को रिकॉग्निशन प्रोवाइड करते हैं, मान्यता। यही वो हैं जो चुनावी पार्टियों को चिन्ह देते हैं, सिंबल, और रिकॉग्निशन और मान्यता से रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट है तो वो भी चुनाव आयोग ही हल करता है। इसीलिए इसे क्वासी जुडिशियल बॉडी कहते हैं। रिकॉग्निशन रद्द भी किया जा सकता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। यही लोग हैं जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट निकालते हैं, एक मॉडल के तौर पर कि ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट सारे कैंडिडेट और सारी राजनीतिक पार्टियां पालन करेंगी। अगर इनका निषेध आप करते हैं तो आपको स्पीचेस से बाहर किया जा सकता है, आपको रैलियों से बाहर किया जा सकता है, आप पे प्रतिबंध लगा सकता है, और अगर आप बार बार कर रहे हैं रिकॉग्निशन भी रद्द कर दी जा सकती है। यही लोग हैं इलेक्शन कमीशन जो किसी पार्टी को रीजनल पार्टी और नेशनल पार्टी का तमगा देता है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इस तरह से कितना खर्चा कर सकता है एक कैंडिडेट, ये सारी चीज़ें तय करना, ब्लैक मनी पर कंट्रोल करना, इलेक्शन को सही वे में ऑर्गेनाइज करना,
केंद्र के स्तर पर हो रहा है तो राष्ट्रपति से, राज्य के स्तर पर हो रहा है तो गवर्नर से मशीनरी मांगना, ऑफिसर्स मांगना कि हमें इलेक्शन होल्ड करने, हमें समर्थन दें। लोकसभा के, राज्यसभा के चुनाव, विधानसभाओं के चुनाव, राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के चुनाव, ये सभी तरह के चुनाव ऑर्गेनाइज करने का काम करते हैं इलेक्शन कमीशन। तो ये बातें आपको याद रखनी है। तो कुल मिलाकर के आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम कहें तो इलेक्शन कमीशन के आज के लेक्चर के मुताबिक ये बातें आपको इसलिए पता होनी चाहिए थी कि आपको यह पता होना चाहिए कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर देश के चुनाव होते हैं और वो चुनाव पूरी तरह से अखंड और अक्षुण होते हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए ही आस्था बनी हुई है कि जो नतीजा आता है ये जनता जनार्दन का है, किसी की पावर पॉलिटिक्स का नहीं है। इसलिए हम आज जश्न मना रहे हैं कि एक चुनाव जीता गया है और हम आत्ममंथन कर रहे हैं कि एक पक्ष हारा भी है। और उसी दिशा में हम आपको सारणीबद्ध तरीके से बताते हैं कि हुआ क्या है। देखिए, कन्फ्यूजन रही कि कौन कितनी सीट जीता है। दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली है, 70 सीटें हैं। पूरे भारत भर में इस वक्त नए नक्शे के मुताबिक 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 9 यूनियन टेरिटरीज। जिन यूनियन टेरिटरीज़ के नाम कुछ इस तरह से हैं, ये भी बतानी ज़रूरी है। चलिए उनको इस तरह से देखते हैं। मान लीजिए कि ये नक्शा है भारत का और इस मुताबिक अगर हम देखें तो लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, पुडुचेरी है, दादरा नगर हवेली है, दमन दीव है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है। इस तरह से टोटल 9 यूनियन टेरिटरी है, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनमें से केवल 2 यूनियन टेरिटरी अभी की अगर हम बात करें, जिनमें पुडुचेरी और दिल्ली, इनमें लेजिस्लेटिव असेंबली है। ऐसा कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में भी लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। आई बात समझ में? अब अगर हम इस प्रक्रिया के तहत चलें तो जो दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली है वो है, इसलिए तो मुख्यमंत्री भी हैं। चंडीगढ़ के मुख्यमंत्री तो नहीं सुने होंगे आपने, लक्षद्वीप के भी नहीं सुने होंगे आपने। आई बात समझ में? तो पुडुचेरी और दिल्ली के भी असेंबलीज़ में फ़र्क है, ये भी मैं आपको समझा दूँ। अब ध्यान से समझिए, अभी इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर जो थे वो थे आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल। वो इनकम्बेंट थे, वो इस समय मुख्यमंत्री थे दिल्ली के। दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में 70 सीटें हैं। ऐसा कहा जाता है, इस पर कन्फ्यूजन है थोड़ा, कोई 63 कह रहा है, कोई 62, लेकिन लेटेस्ट आंकड़े ये बता रहे हैं कि 62 आम आदमी पार्टी को जाते हैं और 8 सीट्स जाती हैं भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। जो तीसरी मेन पार्टी खड़ी थी वो थी कांग्रेस, जिसे एक भी सीट नहीं गई, 0। तो 62 + 8 70 का आंकड़ा पूरा हुआ। अब 70 सीटें हैं तो नतीजतन बहुमत का आंकड़ा 36 का बनता है। 36 सीट्स आ जाती तो आपकी सरकार बन जाती, लेकिन अंदाज़ा लगाइए 36 की बजाय सीधा 62, तो आपके पास तो बहुत सीट्स हैं। पिछले बार आपके पास 67 सीट्स थी, इस बार आपके पास 62 सीट्स हैं। पिछली बार बीजेपी के पास 3 सीट्स थी, इस बार 8 सीट्स हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, इस पर कन्फ्यूजन है। कहीं बताया जा रहा है कि 7 सीटें हैं, कहीं बताया जा रहा है 8 सीटें हैं। लेकिन मुद्दा हमारा आंकड़े नहीं, मुद्दा उसके अध्ययन से, एनालिसिस से है, वो हम अभी कर देंगे। क्लियर हो गई बात? अब ध्यान से देखिए हुआ क्या। 8 फरवरी को चुनाव हुए, 11 तारीख को उसके नतीजे आए, यानी कि कल नतीजे आए। नतीजों में ही यह नतीजा निकल करके आया कि आम आदमी पार्टी जीती है। क्यों ये नतीजा महत्वपूर्ण हो गया, हमें क्यों इसके बारे में डिस्कशन करनी है? पिछले 21 साल से बीजेपी यहाँ पर चुनाव नहीं जीत पाई है, ये पहली बार, और अगले 5 साल तक भी अब उसे दिल्ली की सत्ता से बाहर रहना पड़ेगा। दिल्ली के पास एक कंप्लीट स्टेटहुड नहीं है, दिल्ली यूनियन टेरिटरी ही है, ये बात याद रखिएगा। क्योंकि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर का, पुलिस और ज़मीन का मामला, लैंड का मैटर, ये केंद्र सरकार के अधीन आता है, ये बड़ी बात है। अब आती है बात कि चुनाव में जो नतीजे आए इसका आधार क्या था, कारण क्या था। ध्यान से समझिए। देखिए, जब चुनाव हो रहा था उस चुनाव में दोनों पार्टियों ने अपना सर्वस्व झोंक दिया। बीजेपी के द्वारा यहाँ पर लगभग 70 मंत्री उतारे गए, 270 पार्लियामेंटेरियन उतारे गए। कारपेट बॉम्बिंग का भी आरोप लगा कि कारपेट बॉम्बिंग कर दी सेलिब्रिटीज़ उतार करके, एक से एक पर्सन उतारे। ये सारे कार्यक्रम बीजेपी ने किए। पैसा काफ़ी लगा, सेलिब्रिटी लगे, मंत्री लगे, देश के 2 कद्दावर नेता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह,
ये सब लगे। और ऐसे में बीजेपी दिल्ली प्रभारी मनोज तिवारी, बीजेपी दिल्ली प्रभारी मनोज तिवारी, ये सब होते हुए एक चीज़ नहीं थी, वो था बीजेपी का चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट। ये नहीं था, ना डॉक्टर हर्षवर्धन इस कैंडिडेचर के लिए डिक्लेयर थे इस बार, ना ही दिल्ली प्रभारी मनोज तिवारी, ये भी नहीं थे। ये एक बड़ी बात थी। चुनाव हारने का एक कारण लोग इसे भी कहते हैं। अब नतीजे जो आए हैं वो क्या बतलाते हैं, क्यों बीजेपी हारी है, इसे समझना ज़रूरी है। देखिए, देश में लगातार पिछले कुछ समय से देखें तो ये 6वां राज्य है जो गंवाया है बीजेपी ने। अगर हम हरियाणा को इग्नोर करें जहाँ पर सरकार बना ली उन्होंने, लेकिन ये 6वां स्टेट है जो उनके हाथ से जाता रहा है। तो ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा हो गया। क्यों? मध्य प्रदेश आपके हाथ से गया, छत्तीसगढ़ आपके हाथ से गया, राजस्थान आपके हाथ से गया, झारखंड आपके हाथ से गया, महाराष्ट्र आपके हाथ से गया, और अब दिल्ली भी आपके हाथ से गया। इस तरह से आप लगातार बढ़े। ध्यान से देखिए, अब अगर नक्शा भारत का, तो क्या बचा? महाराष्ट्र गया, राजस्थान गया, मध्य प्रदेश गया, छत्तीसगढ़ गया, झारखंड गया, दिल्ली गया, बंगाल पहले ही नहीं है। ध्यान से समझिए, स्थितियाँ बदल गई हैं बहुत। ये क्यों महत्वपूर्ण रखता है? क्योंकि राज्यसभा की 245 सीटें यहीं से आती हैं। जब देश में आप केंद्र की सरकार चलाते हैं तो बिल केवल लोकसभा में पास नहीं होता, वो राज्यसभा में भी पास होता है। और राज्यसभा में आपके पास बहुमत कभी भी नहीं रहा, जिसमें एक परिस्थिति सुधर रही थी जब बीजेपी सेंट्रल लेवल पर, केंद्रीय स्तर पर प्रभावी थे अमित शाह, पार्टी प्रेसिडेंट, राज्य जीते जा रहे थे। लेकिन ट्रेंड बदला है। जब वो गृह मंत्री बने, इसके बाद बीजेपी ने 3 राज्य लूज़ किए हैं, ये बात आप याद रखिएगा। तो ऐसे में अब वो नक्शा भारत का बदल गया, तो राज्यसभा में तो आपकी मेजॉरिटी अब होनी ही नहीं। इसी कारण से आप ये कह सकते हैं कि केंद्र में सरकार हेल्पलेस हो सकती है, क्योंकि बिल लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह पास होना चाहिए, एक्सेप्ट अगर वो मनी बिल नहीं है तो। आई बात समझ में? तो राज्यसभा का एक महत्व तो बहुत बड़ा है। और राज्यसभा में सीटें आएंगी अगर राज्यों में सीटें हों। क्यों? क्योंकि लोकसभा के एमपी तो आप डायरेक्ट जिताते हैं, लेकिन राज्यसभा के एमपी स्टेट्स की लेजिस्लेचर के एमएलए जिताते हैं। एमएलए उन्हें वोट करते हैं, यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है राज्यसभा एमपीज़ का। ये एक बड़ी चीज़ है। तो यहाँ पर एक सीधी सीधी पटकनी बीजेपी को खानी पड़ी इन राज्यों को लूज़ करने की वजह से। यहाँ पे सीधी मात आप बीजेपी की कह सकते हैं। अब हुआ क्या है, दिल्ली में बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हो गई। सबसे पहले 2013 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, लेकिन उसके बाद रिज़ाइन हो गया अरविंद केजरीवाल का, सब जानते हैं। उसके बाद 2015 में प्रचंड बहुमत की सरकार बनी, 67 सीट्स के साथ बीजेपी को आई 3 सीट्स, अदर्स को कोई भी नहीं। और 2015 के बाद अब 2020 में फिर चुनाव हुआ है और उसके ये नतीजे आए। यानी कि 3 बार अरविंद केजरीवाल जीत चुके हैं, 2013, 2015, 2020। मुख्यमंत्री वो दूसरी बार बने, जीते वो 3 बार हैं, ये बात आप याद रखना। और मुख्यमंत्री भी इस हिसाब से देखें तो वो 3 बार ही बने हैं, इसको कभी इग्नोर ना करें आप। तो 2011 के जन लोकपाल आंदोलन के बाद लगातार आम आदमी पार्टी दिल्ली में जीत रही है। आई बात समझ में? चलिए अब हम चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या है देश भर में। देश भर में एक सिस्टम हुआ है जिसे हम कहते हैं कि डुअल पार्टी सिस्टम चल रहा है, केंद्र में कोई और राज्यों में कोई। क्यों? दिल्ली की सत्ता इतनी आसान नहीं है। लोग अक्सर ये कह रहे हैं कि, कुछ लोगों का ये मानना है कि बीजेपी का विकल्प चाहिए था, बीजेपी का एक ऑप्शन चाहिए था, विकल्प चाहिए था, इसी के कारण से लोगों ने आम आदमी पार्टी को जिताया है। कांग्रेस एक अच्छे विकल्प के तौर पर नहीं है। अगर ये बात पूर्ण रूप से सत्य है तो 2017 के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली के चुनाव क्यों हारी आम आदमी पार्टी? 2017 के एमसीडी चुनाव आम आदमी पार्टी हारी है, एमसीडी पे कब्जा बीजेपी का है। ये पहली बात। नगर पालिका के चुनाव हारी है। दूसरी बात, 2019 में अभी जो आम चुनाव हुए हैं केंद्र के लोकसभा के, 7 की 7 सीटें हारी है आम आदमी पार्टी, 7 की 7 सीटें जीती है बीजेपी। और वोट शेयर भी था 54.6%। 54.6% वोट शेयर के साथ बीजेपी चुनाव जीती है लोकसभा के। ये बड़ी बात है।
सातों की सातों, ऐसा भी नहीं कि एक भी सीट लूज़ कर गई हो। तो ये बात इतनी वेग सेंस में कह देना कि बीजेपी का कोई ऑप्शन नहीं कहीं मिल रहा, यहाँ पे मिला है अरविंद केजरीवाल तो उन्हें जिताया है, ऐसा नहीं है। ऑप्शन आम चुनाव में 2019 में भी तो था आम आदमी पार्टी। लेकिन यहाँ पर इसको थोड़ा गहराई में समझिए कि ऑप्शन इस सेंस में कि देश की जनता बड़ी स्पेसिफिक सी हो गई है। यहाँ पर आप लोग डुअल पार्टी सिस्टम बोल रहे हैं, नहीं, मैं यहाँ पर इसे 3 टायर सिस्टम बोल रहा हूँ। ध्यान से देखिए, 2019 में 7 सीटें जिताते हैं बीजेपी को, 2015 में जिता रहे हैं आम आदमी पार्टी को, लेकिन 2017 में जिता रहे हैं आप एमसीडी में बीजेपी को, लेकिन अब 2020 में आप जिता रहे हैं राज्य में आम आदमी पार्टी को। तो एमसीडी में कोई, राज्य में कोई, केंद्र में कोई। ये है लोकतंत्र की खूबसूरती। आप इतने स्पेसिफिक हो गए हैं कि आप एक्स्ट्रापोलेट ही नहीं कर रहे हैं इश्यूज़ को। आप अवेयर हैं, वोटर इंटेलिजेंट है, वो जानता है कि नगर पालिका स्तर पे कौन चाहिए, वो जानता है कि राज्य स्तर पे क्यों चाहिए। और नगर पालिका में बीजेपी तब जीत रही है जब राज्य में सरकार आम आदमी पार्टी की है, जबकि अक्सर ये कहा जाता है जिसकी राज्य में सरकार है वो प्रभावित करता है नगर पालिका के चुनाव को। तो फिर आप क्यों नहीं कर पाए प्रभावित? इसको जरा पार्टियों के एंगल से देखना बंद करो इस चुनाव को, जो हर जगह पे लिखा जा रहा है। जरा वोटर को भी रिस्पेक्ट दे दो। चुनाव केवल पार्टियों का खेल तो नहीं, वोटर का भी खेल है। इसे जरा वोटर की विजडम से देखो, वोटर की इंटेलिजेंस से देखो, इसे जरा डेमोक्रेसी के एंड पे देखो। तो वोटर की विजडम से देखो तो वो तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के चुनाव होते हुए नगर पालिका में बीजेपी को जिता के गई, और अब केंद्र में बीजेपी की सरकार होते हुए राज्य में आम आदमी पार्टी को जिता करके गई। इट इज़ वेरी सिंपल। और राज्य में आम आदमी पार्टी की चुनाव होते हुए केंद्र में बीजेपी को जिता के गई। सारा दिल्ली इज़ अ केस स्टडी, सारा ऑपोजिट गया। क्या बताया वोटर ने कि वोटिंग एक हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है और इसे हम उस अधिकार के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, इन्फ्लुएंस के तौर पे नहीं। तो वोटर ने इन्फ्लुएंस को डिसरिगार्ड किया है, राइट को एग्जीक्यूट किया है। ये बड़ी बात है। इस चुनाव से आप एक टेक अवे मानिए। अब मुद्दा क्या निकल कर के आता है यहाँ से कि ये हुआ क्या, इसका आधार क्या है? इसका आधार है खूबसूरती लोकतंत्र की। कैसे? बीजेपी चुनाव हारी है, इससे एक पॉजिटिव चीज़ क्या निकल कर के आई होगी? कोई ये कह सकता है कि हम बीजेपी के खिलाफ हैं? बिल्कुल भी नहीं है। ना हम बीजेपी के खिलाफ हैं, ना आम आदमी पार्टी के, ना बीजेपी के फेवर में, ना आम आदमी पार्टी के फेवर में। मुद्दे की बात है, हम संविधान के फेवर में हैं और उसी कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। अब बीजेपी हारी है, इसका एक लाभ क्या है? लाभ ये है, वो क्या है? यदि बीजेपी जीत जाती तो होता क्या? होता ये कि 5 साल तक आप कुछ ना करिए, अंतिम के 10 दिनों में आइए, हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, दंगा, वोट बैंक पॉलिटिक्स और पोलराइजेशन जैसी कोई भी बातें करिए और वोट जीत करके ले जाइए। चुनाव आपके हाथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, जीत भी गए आप। आपको नहीं लगता कि ये लोकतंत्र की हत्या होती? क्योंकि फिर तो पार्टियां सिर्फ लास्ट टाइम पे शो स्टॉपर की तरह आएंगी और पिछले लास्ट 15 to 20 डेज़ में अपने कैंपेन्स के दौरान वो एक्ट करेंगी और वोट जीत करके चुनाव में सत्ता स्थापित करके चली जाएंगी। तो पूरे 5 साल क्या आप उन पार्टियों को मजबूर करने से हट रहे हैं कि वो 5 साल मजबूर रहें और कार्य करें? तो दिल्ली के चुनाव की जीत ना आम आदमी पार्टी की जीत है, ना बीजेपी की हार है। ये एक तरह से सही मायने में उन सिद्धांत और मूल्यों की जीत है जो संविधान स्थापित कर रहा है। वो क्या कह रहा है कि 5 के 5 साल एक सरकार नागरिकों के प्रति जिम्मेदार रहनी चाहिए। इसी वजह से वो उन्हें वोट डाले 5 साल के बाद, ना कि किसी पैराशूट इशू की वजह से जो एकदम से पैराशूट की तरह आए, वोट लुटा जाए और चला जाए। मैं प्रमाणित करता हूं कि यह हुआ है। कैसे हुआ है? 17 तारीख को ठीक इस बात की घोषणा आ जानी कि राम लल्ला के मंदिर का ट्रस्ट यानी कि न्यास गठित किया जाएगा। आपके पास बहुत लंबे समय था, लेकिन आपने इस डेट को चुन करके रखा था कि इन्हीं दिनों में ये घोषणा की जाएगी। इसका भी एक राजनीतिक इस्तेमाल था। ये बड़ी चीज़ है। ट्रस्ट बनना था, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, लेकिन ट्रस्ट किस तिथि पे बना ये हम यूज़ कर सकते थे। तो राम मंदिर एक इशू था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एक इशू था। आपको ऐसा लगता था कि बड़े पैमाने पर प्रवासी यहाँ पर बसते हैं दिल्ली में और उनमें से बहुत ऐसे हैं जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत लाभ उठाने वाले हैं, लाभार्थी हैं। आपने उसको इस्तेमाल किया। आपने पूर्वांचल राजनीति,
पूर्वांचल राजनीति, पूर्वांचल मतलब कि ईस्टर्न उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं और बिहार की भी मैं बात करूं, उन पूर्वांचली वोटरों को लुभाने के कई प्रयास किए। पीछे जब अरविंद केजरीवाल का एक बयान आया था कि भाई दिल्ली में जनसंख्या बहुत हो रही है, दिल्ली में ना आए, तो आपने तब यह भी उन पर आरोप लगाया कि ये माइग्रेंट्स के विरुद्ध हैं, ये पूर्वांचलियों के खिलाफ हैं। और आपने एक पूर्वांचली को ही इसलिए अपॉइंट किया है पार्टी प्रभारी के तौर पर, जैसे मनोज तिवारी, क्योंकि आप पूर्वांचली वोट बैंक को यहाँ पर एनकैश करना चाहते थे, और ये सभी राजनीतिक पार्टियों का अधिकार होता है।